हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम मेटल नॉन मेटल से क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा है मेटल नॉन मेटल, आज उसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। हमने आपको अयस्क का सांद्रण बताया था, तो अयस्क के सांद्रण में हमने आपको बताया था दो सांद्रण की दो विधियां बता दी थी हमने, चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हमने आपको बताया था। तो आज अयस्क के सांद्रण की जो तीसरी विधि है और लास्ट विधि, आज उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लास्ट विधि इसमें क्या है? फेन या झाग प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि कह लीजिए या इसको कहेंगे झाग प्लवन विधि कहेंगे इसको हम, ठीक है। इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसको कहते हैं फ्लोटेशन मेथड कहते हैं। प्लवन, प्लवन माने क्या होता है भैया? तैरना होता है। फेन आप देखते हैं, फेन जो बनाते हैं आप कपड़े साफ करते हैं तो फेन निकलता है, तो उसी तरीके के फेन जो है यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि, यहाँ यानी कि झाग के साथ जो है, ये कह सकते हैं झाग के साथ जो आपका यहाँ सल्फाइड अयस्क होगा वो तैरता हुआ प्लवन के रूप में तैरता हुआ आपको यहाँ मिलने वाला है। तो देखिए, झाग प्लवन विधि द्वारा पहले तो ये देखिए पूछा जाता है फेन प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो बहुत विशेष क्वेश्चन है ये। तो किस प्रकार के अयस्कों का किया जाता है? केवल सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। किसका? तो यहाँ आप लिखेंगे फेन प्लवन विधि द्वारा मुख्यतः क्या करेंगे? फेन प्लवन विधि द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया चुंबकीय पृथक्करण विधि में किसका किया जाता था भाई? जिसमें चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ मिले होते हैं, ऐसे जैसे कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं, ऑक्साइड के अयस्क होते हैं, उनका किया जाता है। जो आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किसका किया जाता है? जिसके भाई अशुद्धियाँ और जो आपके अयस्क होते हैं अगर उससे घनत्व में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है ना, अधिक अंतर होता है, तब वहाँ किया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा भारी अयस्कों का सांद्रण कह सकते हैं किया जाता है। ये सब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप केवल ये बस ये जानेंगे विशेष तौर पर क्या है, फेन प्लवन विधि द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अगर पूछा जाता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। फेन प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जैसे सल्फाइड अयस्क में आपके कॉपर पायराइड क्या है? कॉपर पायराइट है। कॉपर पायराइट यानी कि CuFeS2 है ना। अर्जेंटाइट, अयस्कों के नाम तो आप याद कर लिए होंगे फार्मूला। अर्जेंटाइट का मतलब आपका Ag2, यस, देखिए सल्फाइड अयस्क है, इन सब का किया जाता है। गैलेना का किया जाता है, क्या है? Pb, यस आपका। जिंक ब्लेंडी है ना, जैसे Zn, यस भाई, ये है आपका, है ना। तो ये इस प्रकार के अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है। तो आपने सल्फाइड अयस्क हमने आपको लिखा है ढेर सारे, तो इन्हीं सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब देखिए कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर एक आप क्या करते हैं, एक पात्र ले लीजिए। कैसे करेंगे सल्फाइड अयस्क का सांद्रण? तो देखिए यहाँ पर आप एक पात्र ले लीजिए ऐसे, या एक पात्र हो गया। इसमें क्या करते हैं, एक यहाँ आप जो है एयर ब्लोअर, हवा का झोंका लगाने के लिए एक इसमें नली लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एक नली लगाते हैं इस तरीके से। इसमें हवा का क्या करते हैं, झोंका लगाने के लिए
लिग्जीवेट खल बनाने के लिए इस तरीके से ऐसे, और यहाँ इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं, इस तरीके से छिद्र होते हैं इसमें, तो ये होता। और ऐसे नली, ये यहाँ पर, यहाँ से क्या किया जाता है, हवा का झोंका लगाया जाता है, एयर ब्लोअर, एयर ब्लोअर यानी कि हवा का झोंका, यहाँ से हवा प्रवाहित किया जाता है यहाँ से। अब इसमें क्या होता है, यहाँ इस टैंक में क्या होता है, जो ये आपका टैंक है, एक प्रकार ये टैंक है आपका, एक पात्र है या कहिए टैंक है आपका टैंक। इस टैंक में क्या होता है, रखा होता है, इस टैंक में जो है तेल और पानी, क्या होता है, तेल और पानी, इसमें कुछ आयल, उचित अनुपात में इसमें आयल होता है। देखिए पानी है आपका, तो इसमें क्या होता है, आयल होता है, आयल्स होते हैं, और क्या होते हैं इसमें, आयल प्लस जो है आपका वाटर, ये आयल प्लस क्या हुआ, वाटर हुआ इसमें। अब इसमें क्या करते हैं, तेल, अच्छा इसमें तेल कौन सा यूज किया जाता है, तेल जो आपका आयल होता है, वो मुख्यतः कौन सा तेल आयल यूज किया जाता है यहाँ पर, जैसे तारपीन का तेल है, ठीक है, यूके लिप्टस आयल है, यूकेलिप्टस तेल है आपका, यहाँ पर तारपीन का तेल है, यूकेलिप्टस तेल है ना, चीड़ का तेल है या चीड़ का तेल, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये इनका यूज करेंगे, इस प्रकार के तेल का इसमें जो है प्रयोग करेंगे। तो टैंक हो गया, और टैंक में पानी लेते हैं और इस एक नली लगा देते हैं, हवा का झोंका यहाँ पर लगाने के लिए। अब यहाँ क्या करते हैं, इसमें सल्फाइड एश, जो आपका सल्फाइड एश होगा, सल्फाइड एश के क्या करेंगे, अब एकदम महीन चूर्ण, एकदम पाउडर बना लेंगे, तो सल्फाइड एश के चूर्ण को क्या करेंगे, इसमें आप डाल देंगे, है ना। जो सल्फाइड एश का चूर्ण होगा, पाउडर होगा, तो सल्फाइड ओर्स है ना, पाउडर, इसका पाउडर ऑफ सल्फाइड ओर्स, तो सल्फाइड एश के जो है, जो महीन चूर्ण होंगे, सल्फाइड एश के जो चूर्ण होंगे, क्या होगा, सल्फाइड एश का क्या होगा, चूर्ण, पाउडर जो होगा इसमें आप डाल देंगे, ठीक है। सल्फाइड एश के चूर्ण को इसमें आप डाल देंगे, और यहाँ से हवा का झोंका लगाएंगे, यानी खूब लिग्जीवेट करेंगे, इसको खलबलाएंगे, तो क्या होगा, इसमें सल्फाइड जो एश होगा वो तेल के द्वारा भीग जाएगा। ध्यान से सुने और इसको नोट करेंगे आप, सल्फाइड जो एश होगा वो तेल के द्वारा भीग जाएगा, और जो अशुद्धियां होंगी इसमें, वो पानी के द्वारा भीग के क्या होंगी, नीचे की तरफ चली जाएंगी। यहाँ पर अशुद्धियां जो होंगी, यहाँ अशुद्धियां आए, यहाँ पर पानी के द्वारा भीग करके हो जाएंगी, नीचे की तरफ जो है यहाँ बैठ जाएंगी। ये आपका क्या हुआ, इम्प्योरिटी, है ना, इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां जो होंगी ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। और आपका जो सल्फाइड एश होगा, जो सल्फाइड एश होगा वो झाग के रूप में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो सल्फाइड एश होगा ये झाग के रूप में, इस तरीके से यहाँ इसका फेन बन जाएगा, इस झाग के रूप में सल्फाइड एश यहाँ आपको ऊपर की तरफ जो है मिलेगा, क्योंकि सल्फाइड एश हमने बताया तेल के द्वारा ये भीग कर इसके ऊपर यहाँ पर आ जाती है झाग के रूप में, तो यहाँ क्या होगा, ये आपका फ्रोथ, झाग, झाग युक्त एश,
झाग युक्त क्या हो जाता है यहाँ, या कह सकते हैं फेन युक्त सल्फाइड अयस्क के कण जो होंगे इसमें आ जाएंगे, है ना। यहाँ झाग में ऊपर की तरफ आ जाएंगे सल्फाइड अयस्क के कण, ठीक है। यहाँ पर सल्फाइड अयस्क के कण ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अशुद्धियां पानी के द्वारा क्या होती है, अशुद्धियां किसके द्वारा भीगती हैं, किसके द्वारा, पानी के द्वारा। अशुद्धियां किसके द्वारा भीगती है, पानी के द्वारा, पानी के द्वारा भीग जाती हैं, ठीक है। और सल्फाइड अयस्क किसके द्वारा, तेल के द्वारा ये जो है भीगती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सांद्रित अयस्क क्या होता है, ऊपर की तरफ प्राप्त हो जाता है। और इसको आप अलग एक पात्र में निकाल लेंगे बाहर इस झाग को, या जैसे जैसे मात्रा इसकी बढ़ती जाएगी झाग के रूप में नीचे निकलता जाएगा, इसको सुखा लेंगे तो आपको सल्फाइड अयस्क क्या होगा, सांद्रित सल्फाइड अयस्क क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सांद्रित अयस्क आपका क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। तारपीन का तेल, अच्छा जो तारपीन का तेल होता है, यहाँ पर तारपीन का तेल या यूकेलिप्टस तेल या जो है ये चीड़ का तेल होता है, ये किसका कार्य करता है इसमें, तो ये जो है प्लवन, एक इसमें जो है फेन कारक यानी कि झाग कारक का काम कौन करता है, फेन कारक का कार्य कौन करता है इसमें, फेन कारक यानी कि झाग कौन उत्पन्न करता है, फेन कारक का कार्य इसमें कौन करता है, यही करते हैं। फेन कारक का कार्य कौन करते हैं, ये करते हैं। अगर पूछा जाए इसमें फेन झाग कौन उत्पन्न करता है, क्योंकि ये जो तेल होते हैं ये फेन कारक का कार्य करते हैं या झाग उत्पन्न करते हैं, झाग कारक इनको कहते हैं या फेन कारक कहते हैं, क्योंकि वायु के साथ ये बुलबुला बनाकर क्या करते हैं, ये झाग उत्पन्न करते हैं, फेन उत्पन्न करते हैं। तो अगर कहा जाए तो फेन कारक के रूप में कौन कार्य करते हैं, तो कौन करता है, यही जो तेल है आपके ये करते हैं। एक चीज और होता है यहाँ, ये फेन कारक का काम हो गया। एक प्लवन कारक का कार्य कौन करता है, प्लवन कारक का कार्य इसमें कौन करता है, तो इसमें प्लवन कारक का रूप पोटेशियम जो है, पोटेशियम एथिल जैंथेट यूज किया जाता है। पोटेशियम एथिल जैंथेट या सोडियम एथिल जैंथेट का प्रयोग किया जाता है। ये प्लवन कारक का कार्य करते हैं। प्लवन कारक का मतलब ये झाग के साथ जो है उस सल्फाइड अयस्क को ऊपर की तरफ लाने में मदद करते हैं। ये प्लवन कारक उसको तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और चूंकि यह क्या होता है, जो आपका ये प्लवन विधि है, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि जो होता है, फेन प्लवन विधि अवशोषण सिद्धांत पर आधारित है, अवशोषण सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए कैसे अधिशोषण सिद्धांत पर, ये जो आपकी तेल की जो आयल का ये ड्रॉप होता है, ये जो आयल की जो इसमें बूंदें होती है, जब इसमें क्या किया जाता है, हवा का झोंका लगाया जाता है तो जो तेल होता है उसकी बूंदें बन जाती हैं, है ना, बूंदें बन जाती हैं। और इसके ऊपर आयल की बूंदों के ऊपर, आयल की इस बूंद के ऊपर जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, इसके कण आकर इसके ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, इसी पर आकर क्या जाते हैं, चिपक जाते हैं। ऐसे बहुत से तेल की बूंदें बनेंगी और ये तेल की बूंदों के साथ तेल हल्का होने की वजह से क्या होता है, सल्फाइड अयस्क इसके ऊपर चिपक कर क्या होता है, ऊपर की तरफ चला आता है। तो ये अधिशोषण प्रक्रिया हुई। क्या हुई, इसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अधिशोषण घटना कहते हैं। जब मतलब कोई वस्तु आकर क्या हो, किसी दूसरे के ऊपर आकर चिपक जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। तो ये अधिशोषण की घटना है। ये आपका क्या है, सल्फाइड जो है कण है आकर इसके ऊपर चिपक जाता है। और ये वाला आपका क्या है, तेल की बूंद, तेल की ये आपकी क्या है, बूंद जो है। तो तेल की बूंद के चारों ओर, यानी कि तेल की बूंद जो यहाँ क्या कार्य करता है, अधिशोषक का कार्य करता है।
और ये क्या करता है, अधिशोषित का कार्य करता है, यानी कि इसके ऊपर जो आकर चिपकता है वो अधिशोषित होता है, और ये जिसके ऊपर आकर चिपकते हैं, जिसके ऊपर आकर चिपका है वो पदार्थ क्या आपका तेल की बूंद यहाँ अधिशोषक है। ठीक है, तो ये अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होता है। इसको जानिए, फेन परमाणु किस सिद्धांत पर आधारित होता है, अधिशोषण सिद्धांत पर। अधिशोषण सिद्धांत यही है कि तेल के बूंद के चारों ओर क्या होता है, उसके चारों ओर सल्फाइड कण आकर क्या होता है, चिपक जाते हैं, और तेल हल्का होने की वजह से इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, आकर यहाँ आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ फेन कारक का कौन काम करता है, झाग उत्पन्न करने का काम कौन करता है, तारपीन का तेल, यूकेलिप्टस का तेल या चिल्का, इसमें से कोई भी एक ही यूज किया जाता है उचित मात्रा में। प्लवन कारक का कार्य कौन करता है, यहाँ पर पोटेशियम एथिल जैंथेट या सोडियम एथिल जैंथेट करता है। फेन प्लवन विधि अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सल्फाइड गैस के कण क्या होते हैं, तेल की बूंदों के चारों ओर क्या होते हैं, एकत्रित होता है। तेल हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर आ जाता है, इसको लेकर झाग के कण को, और इसको ये क्या होता है, जो सल्फाइड गैस के यहाँ सांद्रित आपको मिला इसको बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल दूसरे पात्र में सुखा लेते हैं, तो इसको हमें क्या मिल जाता है, सल्फाइड गैस आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फेन प्लवन विधि। तो इस पर अच्छा नोट्स बनाए, इस तरीके से आप पूरा इसको बढ़िया से लिख लेंगे, नोट्स करके लेंगे। चलिए एक नजर और हम देखते हैं इस पर। तो सल्फाइड एस्को का सांद्रण किस विधि से द्वारा किया जाता है, सल्फाइड एस्को का सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है। फेन प्लवन जैसे कॉपर पायराइट आपका है, क्या है, कॉपर पायराइट, क्या आपका कॉपर पायराइट, CuFeS2, अर्जेंटाइट, Ag2S, गैलेना, PbS और जिंक ब्लेंडी, ZnS, है ना, ये सब क्या है, सल्फाइड है। अब इनमें से जिसका भी सांद्रण करना हो उसी के क्या होते हैं, महीन चूर्ण इसके पाउडर बना लेते हैं। इसके पाउडर को क्या करते हैं, तेल और पानी से भरे हुए टैंक में क्या करते हैं, डाल देते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, नली के द्वारा हवा का तीव्र जो है झोंका लगाया जाता है। यहाँ से जब आप तीव्र झोंका लगाएंगे तो अशुद्धियां जो होगी वो पानी के द्वारा भीग कर क्या होंगी, नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, और जो सल्फाइड गैस होंगे तेल के द्वारा वो शीघ्रता से भीग कर जो है झाग के रूप में क्या होंगे, ऊपर की तरफ चले आएंगे। इस तरीके से आपका सांद्रित गैस ऊपर की तरफ झाग के रूप में प्राप्त हो जाता है, और यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होता है। और झाग को बाहर निकालेंगे, सुखाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सांद्रित गैस जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित गैस जो है आपको मिल गया। ठीक है, तो बढ़िया से इसका आप नोट्स बनाएं, बढ़िया से इसको आप लिखें। चलिए, तो देखिए, तो आपका जो है ये तो खत्म हुआ आपका सांद्रण की विधि। इसके बाद सांद्रण के बाद तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, गैस का सांद्रण हो गया। तो गैस के सांद्रण के बाद आपको चार्ट अगर याद हो गया होगा, जो आरेख हमने बनाया था, अब इसके बाद आपका क्या आता है, धातु का निष्कर्षण, है ना, ये तो आता है धातु का निष्कर्षण। तो अगला तीसरा स्टेप आप डालेंगे धातु का निष्कर्षण। तो सांद्रण हो गया आपको, अब आगे प्रक्रिया इसको आगे हम बढ़ाएंगे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, धातु का निष्कर्षण, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी, धातु का निष्कर्षण का, यानी कि सांद्रित अयस्क जब आपको मिल गया तो उसी से हम क्या करेंगे, धातु का निष्कर्षण करेंगे, है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु, क्या लिखेंगे, सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया को सांद्रित अयस्क के शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातु का निष्कर्षण कहते हैं। तो
तो धातु के निष्कर्षण में हमने आपको बताया था इसमें कई पद होते हैं। तो पहले निस्तापन किया जाता है, फिर भर्जन किया जाता है, फिर परगलन किया जाता है। यह आपको चार्ट में बताया है मैंने, है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ, अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ, निस्तापन। तो पहले आप हेडिंग डाल देंगे, क्या करेंगे हम, पहला स्टेप, इसमें 3 स्टेप मैंने आपको बताया है। 3 स्टेप क्या मतलब, एक आपका निस्तापन, फिर भर्जन, फिर आपका परगलन, फिर इसके बाद रिडक्शन। और रिडक्शन में 3 आपको मैंने बताया। फिर इसके बाद लास्ट में क्या होगा आपका शोधन, यानी कि शोधन में धातु का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि धातु एकदम शुद्ध होती नहीं तो उसको और भी हम शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें पहला स्टेप क्या चलने वाला आपका, निस्तापन। निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन। ठीक है, ये कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है, जो आपको सांद्रित अयस्क किया जाता है। तो देखिए निस्तापन अलग अलग प्रकार के अयस्कों का किया था, सांद्रण अलग प्रकार के, और जो है भर्जन अलग प्रकार के अयस्कों का किया था। क्योंकि निस्तापन भर्जन ये अयस्क की प्रकृति पर डिपेंड करती है, अयस्क की किस प्रकार की प्रकृति है उस बात पर ये डिपेंड करती है। तो निस्तापन किस प्रकार के अयस्कों का हम करेंगे, जो आपके हाइड्रोक्साइड है या ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है या कार्बोनेट अयस्क है, उसका हम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं उन्हीं का। तो निस्तापन में किया जाता है, जो सांद्रित अयस्क होते हैं, सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं हम, उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उसको पिघलने ना पाए, इतना आप गर्म कीजिए कि वो आपका अयस्क पिघलने ना पाए, उसी को हम क्या कहते हैं, निस्तापन। और यह क्रिया जो होती है वायु की अनुपस्थिति में कराई जाती है। तो निस्तापन में लिखेंगे सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे, उसके गलनांक के नीचे, गलनांक माने पिघलने ना दिया जाए, उसको गलने ना दिया, गलनांक के नीचे उच्च ताप पर, थोड़ा सा ताप आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उच्च देना पड़ेगा, उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या करने की, गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन कहते हैं। ठीक है, तो निस्तापन यह है परिभाषा इसका। अच्छा, आप नोट करेंगे निस्तापन किसका किया जाता है, निस्तापन जो है किसका किया जाता है ना, निस्तापन जो है ऑक्साइड अयस्कों, कार्बोनेट अयस्कों, कुछ हाइड्रोक्साइड अयस्कों का किया जाता है। ठीक है, और यह क्रिया एक भट्ठी होती है जिसका नाम है परावर्तनी भट्ठी में, यह क्रिया परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। ठीक है, परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। तो इसमें मुख्यतः जो आपके अयस्क होंगे उनको ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, किसमें, ऑक्साइड में ही क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। और उसमें जो वाष्पशील पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या जलवाष्प इसमें होगा, ये जो है वाष्प के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपका लिमोनाइट है, एग्जाम्पल ले लें क्या, लिमोनाइट, जैसे आपका Fe2O3 × 3H2O,
इसका आपने क्या किया भैया, निस्तापन किया। निस्तापन करेंगे यानी कि इसको गर्म करेंगे तो इसमें से जल का पार्ट है ना, इसमें ये क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। तो Fe2O3 और एक ऑक्साइड में धातु के क्या होगा, बचा रहेगा। तो ये वाष्प के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका क्या बन गया है, ऑक्साइड, इस धातु का क्या बना है, ऑक्साइड के रूप में चेंज हो गया। तो पहला एग्जाम्पल आपका ये है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। इसमें दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपका बॉक्साइड है, ये क्या है, लिमोनाइट है ना, याद है कि नहीं फार्मूला आपको, Al2O3 इंटू 2H2O। ये क्या आपका बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट एस का आपने निस्तापन कर दिया यहाँ, तो क्या हो गया, इसमें से भी Al2O3 ऑक्साइड में चेंज हो गया और ये जल के वाष्प के रूप में बाहर निकल गया। तीसरा एग्जाम्पल जैसे आपका कार्बोनेट कोई गैस को हो, जैसे आपका कार्बोनेट गैस क्या है आपका, ये केलेमाइन है, केलेमाइन आपका है। इसको आपने हीट कर दिया तो क्या बन गया, ये जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, वाष्प जो है बन जाएगी, है ना। तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ, यानी कि इस प्रक्रिया में जो आपके हाइड्रोक्साइड होते हैं या उसमें हाइड्रोक्साइड यानी जल के जो क्रिस्टल जल होते हैं उनको बाहर निकाला, या कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है उसको बाहर वाष्प के रूप में निकाल दिया जाता है। यानी कि वाष्पशील पदार्थ जैसे आपकी जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, इसमें से बाहर आपके निकल जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपका अयस्क जो होता है सरंध्र हो जाता है, थोड़ा छिद्र युक्त हो जाता है, जिससे उसका अपचयन क्या होता है आगे चलकर बड़े आसानी से होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, निस्तापन रहा। तो निस्तापन हो गया ये। फिर अगला स्टेप हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। चलिए भर्जन देख लेते हैं। 26 मिनट का वीडियो हो गया है, 30 मिनट का कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। तो दूसरा इसमें स्टेप क्या हम अपनाएंगे, भर्जन। दूसरा स्टेप इसमें भर्जन, जिसको आप कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, इसका भर्जन करते हैं। तो भर्जन में क्या करेंगे, जो आपका सांद्रित अयस्क है, देखो भर्जन किसका किया जाएगा, निस्तापन तो उनका किया गया कार्बोनेट का, हाइड्रोक्साइड का, ऑक्साइड का कर लेते हैं जो अयस्क हैं। इसका निस्तापन किसका, ये मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। भर्जन किसका किया जाता है, मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का। कहाँ किया जाएगा, परावर्तनी भट्ठी में भी किया जाता है ना, उसी में करते हैं इसको। तो ये इसका कहाँ करते हैं, रोस्टिंग किसका किया जाएगा, याद रहे सल्फाइड अयस्कों का केवल किया जाता है, यानी कि जिनका फेन पलवन विशेषांदर करते थे और उसका हम भर्जन करेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ भर्जन जो है सल्फाइड अयस्कों का जो है किया जाता है। अब चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर जो फेन पलवन जिससे आप प्राप्त करेंगे, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर, भाई यहाँ भी पिघलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मिलाकर उसके गलनांक के नीचे, उसके गलनांक के नीचे वायु की, देखो वहां वायु की अनुपस्थिति थी लेकिन यहाँ पर क्या है, वायु की उपस्थिति होगी, वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को
क्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, भर्जन कहते हैं। परिभाषा नोट कर लीजिएगा, अपने आप खुद लिखेंगे, बता रहे हैं, फिर इसके बाद आप लिख लीजिएगा। परिभाषा में लिख दिया, क्या लिख दिया? सांद्रित गैस को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक से नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। अब भर्जन किसका किया जाता है आप नोट करेंगे। हाँ, किसका किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है। जो सांद्रित सल्फाइड है उसी का भर्जन किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। यहाँ भी जो धातु के आपके क्या हैं, जो धातु के सल्फाइड हैं, जो सल्फाइड मिलेंगे आपको ना, धातु के सल्फाइड हैं, तो उसको भी ऑक्साइड में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। उसको भी हम ऑक्साइड में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल आप यहाँ पर अगर ले लें, हम एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ले लें, जैसे आपका क्या है? जिंक ब्लेंडी है, ये सल्फाइड का है, तो इसको ऑक्सीजन के साथ यानी कि वायु की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है? इसका भर्जन जब आप करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जिंक के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसको आप बैलेंस कर लेंगे। हाँ, आप इसको डबल लीजिए, यहाँ आप 3 लीजिए, इसको आप यहाँ डबल कर लीजिए। ये आपका सल्फाइड 2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से क्या आपका गैलेना PbS, ये भी सल्फाइड एस होता है। ये भी आप सेम ऐसे ही यहाँ 3O2 और ये भर्जन आपने किया यहाँ पर, तो यहाँ का क्या हुआ? PbO बन गया और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो पहला एग्जाम्पल दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल दे दिया। अभी देखो कॉपर पायराइट आपका, उसका भी कर सकते हो, Cu या फिर S2 प्लस जो है ऑक्सीजन, ये आप डबल ले लीजिए। तो ये पहले तो चेंज हो जाता है, भर्जन करेंगे। पहले इनके सल्फाइड बनते हैं, Cu2S का सल्फाइड और 2FeS का सल्फाइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये बनता है। अब फिर ये ऑक्साइड में चेंज होंगे पुनः। तो ये जो है Cu2S जो होगा, ये आप डबल ले लीजिए और ये ऑक्सीजन के साथ 3O2 ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका Cu2O, कॉपर का ऑक्साइड और प्लस ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। और ये आयरन वाला भी आपका ऑक्साइड में चेंज होगा यहाँ, तो 2FeS प्लस जो है 3O2 आपका बन गया 2FeO बन जाएगा और प्लस 2SO2। ये देखिए, तो एग्जाम्पल यहाँ 3 है। इस तरीके से क्या हुआ है? ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। तो भर्जन की प्रक्रिया में भी जो धातु के सल्फाइड होते हैं, जो आपके अयस्क सांद्रित प्राप्त होते हैं, सल्फाइड अयस्क आपके हैं, है ना। और नाम तो जानते हैं ना, सब याद है ना। ये आपका क्या है? जिंक ब्लेंडी, ये क्या आपका? गैलेना, ये आपका कॉपर पायराइट। ठीक है, तो क्या हुआ? ये ऑक्साइड में ही तो चेंज हुए। देखिए ये ऑक्साइड में चेंज हुआ, ये ऑक्साइड में चेंज हुआ, और ये भी जो कॉपर थे और आयरन था, ये भी क्या हुआ? इसमें इसके ऑक्साइड में यहाँ पर बदल गए। ठीक है, और जो कुछ इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, वाष्प के रूप में क्या होती हैं? बाहर निकल रही हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धियाँ इसमें क्या हो रही हैं? बाहर के रूप में निकल रही हैं। आर्सेनिक की अशुद्धियाँ होती हैं, वो भी बाहर निकलती हैं। आर्सेनिक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और आर्सेनिक, इन सब की अशुद्धियाँ क्या होती हैं? बाहर निकल जाती हैं। तो ये आपका हो गया भर्जन हो गया। ठीक है, भर्जन हो गया। फिर इसके बाद आपका भर्जन के बाद जो है आपका परगलन होता है। परगलन की प्रक्रिया चलते हैं, परगलन देखते हैं। तीसरा भर्जन हो गया, परगलन देख लेते हैं। परगलन आपका तीसरा स्टेप इसमें है। पहले निष्कापन हुआ, फिर भर्जन हुआ, फिर अब क्या हो रहा? परगलन। वीडियो सही दिख रहा है? हाँ ठीक है, चलिए वीडियो सही दिख रहा है। परगलन स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग जिसको आप कहते हैं। ठीक है, चलिए स्मेल्टिंग देखते हैं। भाई स्मेल्टिंग में यहाँ पिघलाना, परगलन मैंने यहाँ गलाना। तो जो है आपका जो निस्तापित या भर्जित मिला हुआ है, वहाँ उनका निस्तापित या भर्जित का यहाँ पर परगलन किया था। वो भी जो है कोक और उचित गालक के साथ मिलाकर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, कोक और उचित गालक के साथ मिलाकर किया जाता है। और एक प्रक्रिया कहाँ की जाती है? वात्या भट्ठी में। ब्लास्ट फर्नेस होता है, वात्या भट्ठी में ये प्रक्रिया जो है की जाती है। तो देखिए सांद्रित यहाँ परिभाषा क्या लिखेंगे?
भर्जित या निस्तापित अयस्क में क्या लिखेंगे? भर्जित या निस्तापित अयस्क में, भर्जन से मिला है तो भर्जन से, भर्जित या निस्तापित अयस्क में कोक, कोक माने कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला यहाँ डाला जाता है, कोक तथा उचित गालक, उचित गालक, गालक क्या होते हैं भाई? जो अशुद्धियाँ होती है उसको गलाकर निकाला जाता है। उचित क्यों कहा गया? क्योंकि अशुद्धियाँ अम्लीय हो सकती हैं, उसमें अम्लीय क्षारीय हो सकती हैं। तो भैया अगर अम्लीय अशुद्धि है तो क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे, अगर क्षारीय गालक है तो अम्लीय अशुद्धि का, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपकी अशुद्धियाँ अम्लीय प्रकृत है तो क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे, अगर अशुद्धियाँ उसमें क्षारीय प्रकृत है तो अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। इसीलिए कह रहा है कि उचित गालक है, आप जान ले पहले कि अशुद्धियाँ हैं किस प्रकार की उसमें, तो उसी टाइप से यहाँ पर जो है ये प्रयोग किया जाएगा। तो गालक तथा कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर मिलाकर, उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन, प्रगलन कहलाती है। ठीक है, कहाँ किया गया? प्रगलन कहाँ किया जाता है? वात्या भट्ठी में। कहाँ किया जाता है? नोट कर लेंगे, वात्या भट्ठी में, आप नोट कर लेंगे। प्रगलन प्रक्रिया कहाँ की जाती है? वात्या भट्ठी में किया जाता है। अब वात्या भट्ठी में जब आप ये करेंगे इसका प्रगलन, और कोक है तो जो गालक है उस अशुद्धि के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं? धातु मल बना लेते हैं, और धातु मल हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है भट्टी की और तैरता है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये किया जाता है। अब देखिए कैसे इसका रिएक्शन है। जैसे आपका अभी आयरन के ऑक्साइड के रूप में आपने प्राप्त किया है ना, अभी आपने प्राप्त किया है Fe2O3, और इसके साथ आपका कोक है, इस कोक के साथ कोयला जो है इसके साथ ये रिएक्शन करके ये 2Fe आपका देखिए आयरन अलग हो गया, और ये आपका बन गया 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लीजिए कुछ अभी ऑक्साइड के रूप में अगर बचा भी हो तो यह Fe2O3 फिर जो है इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके तो 2Fe और प्लस जो है 2CO2, ठीक है, 3CO2, यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। देखिए आपको आयरन धातु मिल गया कि नहीं? मिल गया ना। यही तो हम प्रगलन की प्रक्रिया में आपको धातु मिल जाती है। ठीक है, तो ये अभी आपने भर्जन, आपने अभी निस्तापन किया था तो आपको ये वाला चीज मिला था, तो उसी का आप क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर प्रगलन कर रहे हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम देखें, अभी आपने जिंक का ऑक्साइड बनाया था भर्जन में सल्फाइड गैस का, तो यहाँ ये कोक के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? Zn धातु बन जाता है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो अलग हो जाती है। ऐसे आपने गैलेना PbO भी प्राप्त किया सल्फाइड कोक के साथ ही। ये आपका क्या है? कोक, कोक एंथ्रेसाइट कोयला से चूर्ण बनाया जाता है और उसी को डाला जाता है। तो ये रिएक्शन कर लिया, यहाँ पर आपका लेड बन गया और एक कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर। देखिए यहाँ आपको क्या मिल गया भाई? मेटल मिल गया ना। यहाँ आपको ये प्राप्त करना चाहते थे, ये मेटल आपका क्या हो गया? प्रगलन की प्रक्रिया में मिल गया। फिर भी अभी इसमें कुछ अपचयन किया जाता है, कुछ अभी अपचयन प्रक्रिया भी लागू किया जाता है अलग अलग तरीके से, तो अपचयन हम बाद में करेंगे। तो ये प्रगलन आपका हो गया। ठीक है, तो गालक किसे कहते हैं मतलब आपके कोर्स में नहीं है तो जान लीजिए। गालक मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपके जो निस्तापित या भर्जित अयस्क हैं उसमें जो अशुद्धियां हैं उसके साथ उच्च ताप पर क्रिया करके एक गलनीय पदार्थ बनाता है। उसी गलनीय पदार्थ को क्या कहते हैं? हम धातु मल कहते हैं।
और ये हल्का होता है, हल्का होने की वजह से इसको हम बाहर कर लेते हैं। ऊपर तैरता है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं भट्ठी से। और नीचे पेदे में ये धातु आपकी भारी होने की वजह से, धातु मल से भारी होने की वजह से नीचे पेदे में आपको धातु मिलेगा भट्ठी के, उसको अलग निकास द्वार से क्या करते हैं हम अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक मतलब क्या होता है, आप चाहे नोट कर सकते हैं। अम्लीय गालक में क्या होता है, अम्लीय गालक में क्या आपका आता है, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है और P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये अम्लीय गालक होता है। और क्षारीय गालक क्या होता है, क्षारीय गालक क्या होता है आपका, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या भाई इन्हीं का कह सकते हैं ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का या मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, ये कैल्सिया है, मैग्नीशिया है, इसको कहते हैं। देखो अगर आपके अयस्क में क्या हो, क्षारीय अशुद्धियां हैं तभी अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। यदि आपके अयस्क में अम्लीय अशुद्धियां हैं तब क्या करेंगे, क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे। तो यही गालक है, तो यही गालक क्या होते हैं, गालक और प्लस जो अयस्क में आपके क्या होती है, अशुद्धियां होती है, यही उच्च ताप पर क्रिया करते हैं और एक द्रवणशील यानी कि गलनशील द्रवणशील पदार्थ बनाते हैं। यही जो आपका द्रवणशील पदार्थ होता है इसी को हम कहते हैं धातु मल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, धातु मल कहते हैं इसी को। ठीक है, तो बस बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।